भारत की मिट्टी। मिट्टी की परिभाषा जानने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी, लेकिन पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। और स्थानीय विभिन्नता के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण भारत के संदर्भ में 8 भाग में किया जाता है, और एनसीईआरटी में भी 8 पार्ट का ही चर्चा है। और इस एनसीईआरटी में देखें 8 भाग, तो 4 सबसे मेजर सॉइल्स हैं इंडिया में और 4 गौन हैं। इस 4 पे ज़्यादा सवाल पूछा गया है, जैसे जलोढ़ मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, लाल और पीली मिट्टी हो गया, लेटराइट मिट्टी। ये 4 मिट्टी वैसा है जो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाया जाता है। और 4 मिट्टी हो गया, जैसे पर्वतीय मिट्टी हो गया, उसके बाद रेह कलर ऊसर हो गया और दलदली मिट्टी हो गया, ये सब दरअसल कम क्षेत्रों में पाया जाता है। तो अभी हम 4 मुख्य मिट्टियों को अच्छे से समझ लेते हैं। मेंस यही रहेगा, तो मेंस में आपको सबसे पहले मृदा का एक सिनॉप्सिस बना लेना है कि मृदा के बारे में लिखना क्या है। तो मृदा के बारे में थोड़ा सा परिभाषा बता दीजिएगा उसकी, यानी कि मृदा वो क्या है। जैसे जलोढ़ मिट्टी पूछे, लाल और पीली मिट्टी पूछे, वो क्या है उसके बारे में संक्षेप में बता देना है। उस मिट्टी का भारत में भौगोलिक वितरण कहाँ पे है। भौगोलिक वितरण या विस्तार। तीसरा, उस मिट्टी में कौन कौन सी फसल उपजाई जाती है। ठीक है, तो वो मिट्टी क्या है, भौगोलिक वितरण, फसलें। उसके बाद उस मिट्टी को बताते समय उसमें पोषक तत्वों के बारे में भी चर्चा कर दीजिए, और उस मिट्टी में अगर कुछ समस्या आ रही है तो उस मिट्टी के समस्या के बारे में भी चर्चा कर दीजिए। इतना 5 पॉइंट आप लोग को मृदा में दिखा देना। जैसे मान लीजिए पूछ ले कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, सभी का विस्तार से वर्णन करें। तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग ये 5 सिनॉप्सिस में दिमाग में बना रहेगा, नहीं तो फिर रटना पड़ जाएगा, समझ गए। लास्ट में आप लोगों को फिर से हम बता देंगे। तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़, काली, लाल, पीली, लैटेराइट। और ये जो इतना मिट्टी है ये गौन मिट्टी है। सवाल इसमें से अभी तक सबसे ज्यादा पूछा गया है, सवालों पर भी चर्चा हो जाएगी, तो प्रश्न यहां से आने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि बीपीएससी है तो बिहार के संदर्भ में भी मिट्टियों का अध्ययन जरूरी हो जाता है। बात करते हैं पहला, जलोढ़ मिट्टी का। बहुत आसान टॉपिक है, आज 1 घंटे में निपट जाएंगे आप लोग। तो जलोढ़ मिट्टी, पहले मिट्टी का 3 एक जो वर्गीकरण किया गया है। पहला, क्षेत्रीय मिट्टी या जोनल मिट्टी। क्षेत्रीय मिट्टी, जोनल सॉइल। जोनल सॉइल वो सॉइल होता है, वो मिट्टी होता है जो अपने पेरेंट यानी कि जो पैतृक चट्टान है उसी की जो विशेषता है वो अपने साथ धारण करती है, यानी कि पैतृक चट्टानों की विशेषताएं धारण किए हुए रहती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जोनल मिट्टी का निर्माण उसी क्षेत्र में होगा जहां पे वो जिस चट्टान से टूटने फूटने से बन रही है। जैसे मान लीजिए कि लाल और पीली मिट्टी का निर्माण हो रहा है तो वो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से टूटने से बनती है। ग्रेनाइट नीस चट्टानों के टूटने से लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है, तो वो उसी जगह पर होता है। ठीक वैसे ही काली मिट्टी का निर्माण हो रहा है, तो काली मिट्टी का निर्माण बैसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से हो रहा है, तो वो उसी पार्टिकुलर एरिया में मिलेगा। लेकिन क्षेत्रीय मिट्टी हो गया वो मिट्टी जो अपने जनक चट्टानों से दूर पाई जाती है। जैसे जलोढ़ मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का जो भी मिट्टी का कण है, बिहार में ही देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं दूर से आया हुआ है। वो कहीं ना कहीं दूर से आया हुआ, यानी कि हिमालयन क्षेत्र से जो भी मलबा बह करके आ रहा है वो यहाँ पे सोर्स हो जाएगा। जैसे लोयस मिट्टी हो गया, तो लोयस मिट्टी का निर्माण होता है पवन के द्वारा उड़ाई गई धूल का कहीं निक्षेपण हो जाए, उससे लोयस मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये अक्षेत्रीय मिट्टी हो गया, अजोनल हो जाता है या एजोनल कहते हैं, अक्षेत्रीय मिट्टी हो गया। तीसरा, एक अंतः क्षेत्रीय होता है, इंट्राजोनल। तो इंट्राजोनल में जो मिट्टी होती है वो वहीं तो बनती है, लेकिन उसका बनने का जो फॉर्मेशन होता है, प्रक्रिया होता है, वो अलग होता है। जैसे वहां पे उसकी रासायनिक संरचना ही परिवर्तित हो जाएगी, रासायनिक संरचना में बदलाव आ जाता है। इस कारण से वहाँ की जो मिट्टी होती है वो पैतृक चट्टानों के गुणों को परिवर्तित कर देती है। जैसे कि रेंडजीना मिट्टी हो गया, इस प्रकार की जो मिट्टी होती है वो कहीं ना कहीं रूप बदल जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। लिखवा दें, लिखिए लिखिए। मिट्टी को 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। जोनल क्षेत्रीय, एजोनल अक्षेत्रीय एवं अंतः क्षेत्रीय।
मिट्टी को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: क्षेत्रीय, अक्षेत्रीय एवं अंतः क्षेत्रीय। क्षेत्रीय मिट्टी वो मिट्टी है, क्षेत्रीय मिट्टी वो मिट्टी है जो अपने जनक चट्टानों यानी कि पैतृक चट्टानों, पेरेंट रॉक्स, पेरेंट रॉक्स की विशेषता धारण की रहती है, की विशेषता धारण की रहती है, की विशेषता धारण की रहती है। अर्थात इन मिट्टियों का निर्माण उसी स्थान पे होता है, उसी स्थान पे होता है जिस स्थान पर ये उन चट्टानों से टूटने से बनती है, उसी स्थान पे होता है जहां ये टूटती फूटती हैं। जैसे 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 काली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो ये सब का सब मिट्टी वो मिट्टी हो जाता है जो अपने जनक चट्टानों के टूटने फूटने से ही बनती है। जैसे काली मिट्टी बेसाल्टिक चट्टान से हो ही गया है ना, तो आप लोग उदाहरण लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें एक सवाल ऐसे पूछा जा सकता है, बीपीएससी में थोड़ा टफ करके सवाल पूछ देगी कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जोनल मिट्टी या क्षेत्रीय मिट्टी का उदाहरण है। वो अभी एग्जाम्पल 3 ठो लिखवाएं वो दे करके, और उसमें एक आध जलोढ़ मिट्टी का भी रहेगा या लोयस मिट्टी टाइप में कोई मिट्टी डाल देगी। और उसके बाद कूट रहेगा, आपको चुनना है जोनल मिट्टी और या ए जोनल, कोई सा भी उदाहरण देगी तो आप लोग कूट को चुन लीजिएगा, कूट को चुन लेंगे, क्या दिक्कत है। अभी और लिखवा देते हैं, अक्षेत्रीय लिखिए। अक्षेत्रीय मृदा का निर्माण नहीं, इसलिए नहीं आएगा ना, जैसे जलोढ़ मिट्टी का क्या है, हिमालय से जो नदी निकल रही है तो यहाँ के चट्टानी विशेषता जो भी रहेगा उसको बहा करके ले आएगी और निक्षेप कहाँ करेगी, मैदानी क्षेत्र में। तो जहाँ पे ये चट्टानों से टूट फूट रही है उससे बहुत दूर जा करके इसका जमा हो रहा है। ठीक वैसी लोयस मिट्टी है, रेगिस्तान से धूल उड़ा कहीं दूसरे, जैसे अरब मरुस्थल से धूल उड़ा और जाकर चीन में जाकर के निक्षेपित हो गया है, तो वो मिट्टी क्या हो गया, लोयस मिट्टी हो गया। तो इसका निर्माण अपने जनक चट्टानों से काफी दूर हो रहा है, यानी कि अपर्दन के दूत उसको वहां से उड़ा करके दूसरे जगह जाकर निक्षेपित कर रहे हैं। अक्षेत्रीय मिट्टी का लिखिए। यह वैसी प्रकार की मिट्टी है जिसका निर्माण, यह वैसी मिट्टी है जिसका निर्माण अपने जनक चट्टानों से काफी दूर होता है, जिसका निर्माण अपने जनक चट्टानों से काफी दूर होता है। जैसे जैसे जलोढ़ मिट्टी, या लोयस मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी एवं लोयस मिट्टी, लोयस मिट्टी, लोयस है वो, मतलब और जलोढ़ अलग है, लोयस अलग है। जलोढ़ का निर्माण नदी के द्वारा होता है और लोयस का निर्माण विंड के द्वारा, पवन के द्वारा होता है। तीसरा लिखिएगा अंतः क्षेत्रीय मिट्टी, इंट्राजोनल सॉइल्स। इंट्राजोनल सॉइल, ये वैसी मिट्टी है, ये वैसी मिट्टी है, ये वैसी मिट्टी है जिसका निर्माण जनक चट्टानों के रासायनिक संरचना में परिवर्तन होने से होता है, जिसका निर्माण जनक चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होने से होता है। जैसे चूना पत्थर क्षेत्र में आपको ज्यादा ये दिखाई देगा,
चूना पत्थर लिख लीजिएगा, चूना पत्थर क्षेत्रों की मिट्टी, क्षेत्रों की मिट्टी। एक मिट्टी होता है टेरा रोसा, जो कि भारत में कम है, टेरा रोसा इत्यादि। रैंडजीना भी है, लेकिन ये सब पूछेगा नहीं। ज़्यादातर भारत में जोनल और एजोनल पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो चूना पत्थर, टेरा रोसा, रैंडजीना इत्यादि। अब पहला नंबर पे आते हैं भारत की मिट्टी में जलोढ़ मिट्टी क्या है, एलुवियल सॉइल क्या है। अब जैसे एलुवियल सॉइल के बारे में बताना है, इसको मान लीजिए कि आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, आंख बंद करके पूछा जाए तो बता सकते हैं कहाँ पे है। देखिए, इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए मलबों के डिपोजिशन से, यानी कि निक्षेप से होता है। अब ये इतना कह देने के बाद क्या सवाल उठता है फिर कि ये कहाँ पाया जाएगा। जितना भी नदी घाटी का दोआब है ना, दो नदियों के बीच की जो भूमि रहेगी वहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। जैसे गंगा का और यमुना का दोआब वहां पे पाया जाएगा। जैसे गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक का दोआब हो गया, बूढ़ी गंडक, मतलब दो नदियों के बीच की भूमि को हम लोग दोआब कहते हैं। एक नदी ये हो गई, एक नदी ये हो गई, इन दोनों के बीच की जो भूमि है यही दोआब हो जाता है। और इस दोआब में इधर से इसका बाढ़ का पानी, इधर से बाढ़ का पानी बहेगा, इस कारण से जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। तो जलोढ़ मिट्टी की परिभाषा में बताएंगे कि जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी है जिसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से होता है। ठीक है, तो नदियों के द्वारा लाए गए जितना भी, चाहे वो सैंड रहे, चाहे क्ले रहे, चाहे मड रहे, वो सारा का सारा डिपॉजिट अवसाद उसके जमाव से होता है। इसका भौगोलिक वितरण हो जाएगा भारत में उन तमाम प्रमुख नदियों का जो क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए कि नॉर्थ इंडिया की बात करें तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जितना भी दोआब क्षेत्र बनता है, जैसे मान लीजिए कि रावी नदी हो गया, सतलज का दोआब हो गया है ना, तो वो सब का सब दोआब, यानी कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इनकी सहायक नदियों का जितना भी दोआब हो गया वो हो गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या दक्षिण या प्रायद्वीपीय भारत में भी जलोढ़ मृदा का विस्तार है? तो हाँ, कहाँ पे है? यानी कि वहां की जो नदियां हैं, जैसे मान लीजिए महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, तो इन जो नदी की जो घाटी है, घाटी के अलावा जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पे जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है। तो ये इसका भौगोलिक वितरण हो गया। ठीक है, अब जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, कौन सा खनिज तो ज्यादा पाया जाता है? पोटास और चूना, है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है इसमें। तो ये पोषक तो आपको याद करना पड़ेगा। पोटास और चूना की अधिकता होती है और नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और ह्यूमस का कमी होता है, तो जलोढ़ मिट्टी हो गया। अब सवाल ये उठता है कि जलोढ़ मिट्टी का आर्थिक महत्व क्या है। इसी जलोढ़ मिट्टी में भारत की अधिकांश जो खाद्यान्न है उसका खेती होता है। जैसे चावल हो गया, जैसे गेहूं हो गया, तो धान का डाल दीजिए, गेहूं का डाल दीजिए, दलहन, तिलहन, गन्ना वगैरह तमाम फसल इसी में होता है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी भारत की वो मिट्टी है जिसका रोल भारत के अर्थव्यवस्था में, खेती किसानी में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, किताबें लिखती कि भारत का 22% क्षेत्र पे इसका विस्तार है, लेकिन फिलहाल कोई एग्जैक्ट इसका डेटा नहीं है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिखिएगा और इसका जो वितरण है पहले समझिए। ये जलोढ़ मिट्टी का हल्का सा हरा वाला इंडिकेशन है। तो ये पूरा का पूरा देखिए, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उसकी सहायक नदी के द्वारा लाए गए जो क्षेत्र है वो हो गया। और इसके अलावे जो भी नदी है, चाहे वो चंबल रहे, सिंध रहे, बेतवा रहे, केन रहे, तो ये सब यहाँ पे गलत दे दिया है, यहाँ पे थोड़ा ही रहेगा, मतलब ये तो कच्छ का रन हो जाता है, मैप में थोड़ा गलती है ये वाला। और उसके अलावे देखिए जितना भी तटीय इलाका है और केरल के भी तटीय भागों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है ना। तो ये जो मैप है ये हल्का फुल्का प्रेजेंटेशन के लिए बढ़िया है, समझने के लिए कि सब का सब नदी घाटी का जो क्षेत्र हो गया वहां पे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। हो गया ना। उसके बाद आप लोग लिखिए एक आध लाइन। जलोढ़ मिट्टी नदियों के, इसी को समझा दें, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जो मुख्यतः उत्तर भारत के मैदानों के दक्षिण में तथा भारत के नदियों घाटियों के तटीय भागों और डेल्टाई भागों में मिलती है। अब देखिए आप लोग को एक आध मैप बनाना पड़ेगा, आप बस चुपचाप कुछ मत कीजिएगा, हल्का सा कर देंगे और उसके बाद ज़्यादा विस्तार जाने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा इलाका जो है इसको दिखा दीजिए। ये सब का सब कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉयल है।
ठीक है। दूसरा हो गया यह निक्षेपित मृदा है। निक्षेपित कहने का मतलब क्या हो गया, यह जमाव, यह डिपोजिशन के द्वारा, डिपोजिटेड सोयल है, यानी कि जमाव से बना है। इसमें पोटास और चूने की प्रचुरता होती है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यही प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है किसी भी एग्जामिनेशन में, कि जलोढ़ मिट्टी में किन पोषक तत्वों की अधिकता होती है और किसकी कमी होती है। अब जैसे कूट देकर के पूछ रही तो पोटास का, चूना का दोनों याद रखेंगे, फास्फोरस का, नाइट्रोजन का और ह्यूमस का कमी पाया जाता है। एक सवाल पूछ दे कि जलोढ़ मिट्टी में निम्नलिखित में से किस प्रकार के पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। ऑप्शन ए, नहीं 1 2 3 कर देते हैं, 1 2 3 4, पोटास हो गया, ह्यूमस, इसी को जीवांश भी कहते हैं, ह्यूमस हो गया, नाइट्रोजन हो गया और चूना हो गया। सवाल यह है कि जलोढ़ मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। अब ऑप्शन ए में कूट रहेगा 1 2, ऑप्शन बी में रहेगा 1 2 2 3 4, है ना। सी में कर देते हैं 1 और 2 3 दिए नहीं, 2 3 को करते हैं 1 2 2 3 1 3 1 2 3 कर देते हैं 1 2 3, और डी में 1 3 4। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा, जो अभी आए हैं वो बताइए, कौन अभी आया है वो, कोई बात नहीं। अब इसमें बताना, एक सवाल पूछा गया जलोढ़ मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। बहुत आसान सा सवाल है, जलोढ़ मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। ऑप्शन ये पढ़ना है पूरा, और उसके बाद ये 4 विकल्प है, आपको चुनना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है। खैर कोई बात नहीं, समझ में आ गया ये वाला, कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो इस प्रकार के सवाल आने की संभावना होगी। अभी तक क्या है ना, अभी तक जो विकल्प पूछा है वो सिर्फ आसान वाला पूछा है, ABCD वाला ही पूछा है, सीधा ABCD करके, कि कौन सा कमी है या कौन सा अधिकता है। बस एक आध सवाल, हम सवाल अभी सब दिखाएंगे, 20-22 सवाल है जो अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है, वो सब दिखा देते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कठिन सवालों के लिए। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी का जो डिवीजन है, वो रीजनल डिवीजन 2 तरीके से किया जाता है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी कब बना है, बांगर मिट्टी नहीं, कब बना है, किस काल का है, ये सब पढ़ा दिए आप लोगों को। बांगर प्लीस्टोसिन काल का है ना, और होलोसिन काल का खादर है, सब भूल गए आप लोग ना, तो रिवीजन नहीं हुआ है इसका मतलब। अब देखिए बांगर मिट्टी का, जैसे ही हम बांगर कहते हैं, इसका मतलब ये होगा कि इसका जो चट्टानी कण का आकार हो गया है, भाभर तराई का छोटा हो गया, बांगर उससे भी छोटा हो गया, खादर उससे भी छोटा हो गया। यानी कि हम लोग को बांगर और खादर का आज पढ़ना है, क्योंकि ये मिट्टी के प्रकार हैं। तो बांगर मिट्टी वो मिट्टी है जिसका निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ के द्वारा होता है, जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। ये एक लाइन आप लोग जरूर याद रखिएगा, दोनों है जलोढ़ मिट्टी ही, बांगर भी और खादर भी, दोनों जलोढ़ मिट्टी ही है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि यह पुराना जलोढ़ हो गया और खादर जो है नया जलोढ़ हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि खादर वाले क्षेत्र में नदियों के बाढ़ का पानी हर साल पहुंच रहा है, हर साल वहां पे मिट्टी का एक लेयर जमा हो जा रहा है, उस मिट्टी को हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं। तो ये सबसे नवीन मिट्टी हो जाता है, और भौतिक संरचना में सबसे नवीनतम संरचना कौन सा है, खादर है। चाहे वो हिमालय रहे, चाहे प्रायद्वीपीय पठार रहे, उन सब में सबसे नया संरचना खादर ही है। तो बांगर और खादर में बांगर जो है सबसे पुराना, बांगर जो है पुराना जलोढ़ हो गया। इसके अलावे बांगर में चट्टानी कणों का आकार खादर की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है। बांगर मिट्टी का क्षेत्र बाढ़ से मुक्त रहता है, यानी कि बाढ़ का पानी यहाँ नहीं पहुंच पाता है ना। तो ये सब विशेषता आपको बताना पड़ेगा, लिख लीजिएगा बांगर के बारे में थोड़ा सा। बांगर मिट्टी वह मिट्टी है, बांगर मिट्टी वह मिट्टी है जो नदियों के द्वारा लाए गए, नदियों के द्वारा लाए गए मलबों के निक्षेप, डिपॉजिट्स के निक्षेप से, मलबों के निक्षेप से
बांगर मिट्टी वह मिट्टी है जिसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए मलबों के निक्षेप क्रिया से होता है। निक्षेप क्रिया से होता है। निक्षेप क्रिया से होता है। यह वह मिट्टी है जिस क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। यह वह मिट्टी है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार बांगर पुराना जलोढ़ मृदा है। इस प्रकार बांगर पुराना जलोढ़ मृदा है। पुराना जलोढ़ मृदा जहां पे कभी बाढ़ का पानी पहुंचता रहा होगा या आता रहा होगा, लेकिन लगातार बाढ़ आते आते वो क्षेत्र ऊंचा हो गया है। ठीक है। खादर में लिखिएगा, खादर मिट्टी वह मिट्टी है, खादर मिट्टी वह मिट्टी, या खादर लिखिएगा, खादर। खादर नवीन जलोढ़ मृदा है। खादर नवीन जलोढ़ मृदा है जिसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए प्रतिवर्ष बाढ़ की क्रिया के द्वारा होता है। जिसका निर्माण नदियों के बाढ़ क्रिया के फलस्वरूप हर साल होता है। जिसका निर्माण नदियों के बाढ़ की क्रिया के फलस्वरूप हर साल होता है। इस प्रकार खादर वह क्षेत्र है जहां हर साल बाढ़ आते रहता है। और यह नया जलोढ़ है। यह नया जलोढ़ है, होलोसीन काल का है। ठीक है। नीचे में नोट डाल दीजिएगा कि भारत की भौतिक संरचना में सबसे नवीन संरचना खादर ही है। भारत की भौतिक संरचना में या भूआकृत प्रदेश में जो फिजिकल डिवीजन पढ़ाए थे उसमें सबसे नया जो रीजन है वो खादर ही है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपेक्षाकृत सबसे नया है, तो सबसे नया में खादर ही रहेगा। और खादर नहीं रहेगा तो बांगर रहेगा, बांगर नहीं रहेगा तो शिवालिक रहेगा, शिवालिक नहीं रहेगा तो मध्य हिमालय, मध्य हिमालय भी नहीं रहेगा। मतलब क्रमशः बोल रहे हैं, नहीं रहने का मतलब ये सब नहीं रहेगा। ठीक है। जैसे क्रम मिलाइएगा तो सबसे ज्यादा पुराना कौन सा है भारत में? अरावली हो गया। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत का जितना भी पठार पर्वत हो गया, प्रायद्वीपीय भारत हो गया। उसके बाद देखें तो हिमालय हो जाता है। हिमालय में भी सबसे पुराना महान हिमालय हो गया, बीच वाला मध्य हिमालय हो गया, तब शिवालिक हो गया, है ना। और इसके बाद कौन सा हो गया? बांगर, तब जाकर के खादर हो गया। तो ये सारा संरचना याद रखिएगा। तो अरावली किस काल की पर्वतमाला है? पढ़ाए तो थे हम, कब का है? कोई नहीं, किसी को नहीं याद है? हाँ, जबकि अच्छा सवाल बन सकता है आप लोगों से। अरावली प्री कैम्ब्रियन का है, ठीक है ना। और प्री कैम्ब्रियन में आर्कियन है और धारवाड़ है। अब जलोढ़ मिट्टी का इस्तेमाल आप लोग सब बता दिए कहाँ कहाँ पे होता है। धान के लिए होता है, गेहूं के लिए होता है, गन्ना के लिए होता है, गेहूं, तिलहन, दलहन इत्यादि फसलों की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोग बताएंगे बिना पढ़े ही या गूगल किए ही, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? क्लियर हो गया? बिना समझाए आप लोग बता दिए। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ होगा? जलोढ़ मिट्टी में होगा। तो ये सब एग्जाम्पल ना आप लोग मेंस में डालिएगा कि ये वो मिट्टी है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। मतलब यहाँ पे ज़मीन का प्रति इंच जो है हर इंच इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके इस्तेमाल में प्रतिस्पर्धा होती है कि एक एक इंच का इस्तेमाल कर लिया जाए। आप लोग कभी छत्तीसगढ़ जाइएगा तो देखिए कि वहाँ पे ऐसी ही भूमि परती है, किसी का वो नहीं है, झाड़ झंखाड़ पत्थर वहाँ पे उगा हुआ है झाड़ झंखाड़, और वो आपको ना कहीं घेरा लगाया नहीं दिखाई देगा। जैसे हम लोग की तरफ बिहार में क्या है कि प्लॉट तो है लेकिन उसमें आपको ना डिवीजन दिखाई देगा, कुछ ना कुछ उसमें दिखाई देगा घेरा हुआ कि वो किसी आदमी का है। बाकी जगहों पर जाएंगे पठारी इलाके में तो आपको ऐसे ही वीरान सा दिखाई देगा। एमपी में भी जाइएगा, कोई महाकाल वगैरह जाते होंगे उज्जैन, तो उनको दिखाई देता होगा। बिहार में उस तरीके का रहता तो लोग अपना घेर घार के घर बनाना शुरू कर देते, अब तो खेत बना लेते, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन का हर इंच का इस्तेमाल हो रहा है। उधर जाइएगा तो आपको फिर वैसा नहीं दिखाई देगा। नर्मदा ताप्ती इसलिए नहीं पाई, जैसे ही, हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन आप उसको मेन स्ट्रीम में नहीं कह सकते हैं।
नर्मदा में आप न के बराबर कहिए, हम नर्मदा नदी देखे हुए हैं, तो नर्मदा जब देखे तो उसके दोनों किनारों पे ना चट्टान है। जैसे आप गंगा देखिएगा तो क्या है, बालू है, गंगा के किनारे बालू है, वही नर्मदा में आपको ना चट्टान दिखाई देगा, और उतरिएगा तो भी वहाँ चट्टान ही, कंकड़ ही, पत्थर ही, मतलब वो दिखाई देगा। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ न के बराबर है। वैसे भी प्रायद्वीपीय भारत का जो संरचना है वो बहुत कठोर है, उसका अपर्दन करना नदियों के लिए भी आसान काम नहीं है। तो न के बराबर जलोढ़ होगा। ज़्यादातर किसमें है, ज़्यादातर है कृष्णा में, कावेरी में, गोदावरी में, है ना, और केरल की सब नदी में है। लेकिन ये पूरा का पूरा भ्रंश एरिया से बहती है, इसका और भी ज़्यादा कठोर चट्टान है नर्मदा और ताप्ती का, पूरा का पूरा रिफ्ट वैली से प्रभावित होती है, रिफ्ट वैली से ही। यानी कि भ्रंश घाटी कहने का मतलब हो गया कि ऐसे है, ये पत्थर है, ये भी पत्थर है, और इसी में नदी प्रवाहित हो रही है। अगर भ्रंश नहीं रहेगा तो इसका मतलब कि किनारे हो सकता है कि मिट्टी भी रहे, जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा कावेरी हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया जलोढ़, सॉरी काली। तो काली मिट्टी कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि इस मिट्टी का निर्माण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हुआ है बैसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से। जैसे जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा लाए गए मलबों के निक्षेप से बन रही है, ठीक वैसे ही काली मिट्टी क्रिटेशियस काल में प्रायद्वीपीय भारत में लावा का उद्गार हुआ था, और इस कारण उस पूरे क्षेत्र में, हम बताए थे आप लोगों को, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारत में क्रिटेशियस काल के लावा का निक्षेप हो गया है। तो ये जो दक्कन का पूरा प्रायद्वीप है, यहाँ पे लावा के निक्षेप के कारण बैसाल्टिक संरचना पाई जाती है, और इस बैसाल्टिक संरचना के टूटने फूटने से जिस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है वो मिट्टी काली मिट्टी है। बैसाल्ट चट्टान देखे हैं आप लोग? बैसाल्ट चट्टान देखें, वो काला होता है, जैसे कोयला देखे ही होंगे, कोयला से थोड़ा सा कम काला होता है। तो काला हो जाने के कारण जो भी वहाँ टूटेगा फूटेगा उस प्रकार की मिट्टी, तो ये काली मिट्टी कहलाती है। जैसे छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ पे भी ज्वालामुखी क्रिया हुई है, और वहाँ पे भी बैसाल्टिक निक्षेप आकर के फैला है, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत काली मिट्टी पाई जाती है, खास करके जो राजमहल का इलाका है वो, तो बिहार पढ़ाएंगे तो उसको बताएंगे। तो भारत में प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्रिटेशियस काल में दक्कन में लावा का उद्गार हुआ, मैग्मा जो था धरती के अंदर से आकर के सतह पे फैल गया, और लंबे समय तक अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया हुई है, इस कारण से काली मिट्टी का निर्माण उसी क्षेत्र में हुआ है, ठीक है। अब सवाल है कि काली मिट्टी है, इस मिट्टी की एक विशेषता है कि ये जो मिट्टी है वो सूख जाने पे स्वतः दरार युक्त हो जाती है। इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा दरार हो जाता है। अपने यहाँ दोमट मिट्टी में होता है ना, बिहार में आप जहानाबाद के इलाकों में जाइएगा तो मिट्टी में ना दरार होता है, वो तुलनात्मक रूप से कम होता है, लेकिन काली मिट्टी में बहुत बड़ा बड़ा दरार उत्पन्न होता है। तो इस दरार के कारण ये इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ऐसा लगता है कि अपने से ही उसमें जुताई कर दिया गया है, और इसी मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। यह सवाल बीपीएससी में पिछली बार आया था कि किस मिट्टी को रेगर मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। हाँ, काली मिट्टी को ही, काली मिट्टी को रेगुड़ या रेगर मिट्टी कहते हैं, या कपासी मिट्टी भी कह दिया जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, इस कारण से इस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। काली मिट्टी का ही है। तो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो दक्कन का है ना, ये वाला जो हल्का पर्पल टाइप में है, तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है, थोड़ा ज़्यादा गलत भी दे दिया, इतना बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है, ये ऐसे कर लीजिए हल्का सा। मालवा का पठार इसमें शामिल हो जाता है। मालवा के पठार पे कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी ही है। तो ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है वो दरअसल काली मिट्टी का ही है ना, प्रायद्वीपीय भारत का। इसके बारे में थोड़ा लिखिएगा। इस मिट्टी का निर्माण बैसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मिट्टी का निर्माण बैसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। बैसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। अतः इस मिट्टी का रंग काला होता है। इस मिट्टी का रंग काला होता है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी का जो रंग है वो काला क्यों है, लाल पीला नीला ब्लू हरा क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो बैसाल्टिक चट्टानों के टूटने से ही होता है, इसी कारण से इसका जो रंग है वो काला होता है।
बेसाल्टिक। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा इस मिट्टी को काली कपासी वाली मिट्टी या कपासी मिट्टी, करेल भी कहते हैं या रेगुर मिट्टी कहते हैं, इसका लोकल नाम हो गया। इसका वितरण दक्कन का पठार, महाराष्ट्र, गुजरात, मतलब इसका वितरण अगर आप देखिएगा तो इस मिट्टी का जो विस्तार है वो महाराष्ट्र हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी गुजरात हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान हो जाएगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा दे दिया है, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके अलावा देखें तो आंध्र प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग, तेलंगाना का उत्तर पश्चिमी भाग हो जाता है, कर्नाटक का उत्तरी भाग हो जाएगा। इन सभी क्षेत्रों में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। लिख लीजिएगा आप लोग, इसका विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तरी कर्नाटक आदि राज्यों में पाया जाता है, इत्यादि राज्यों में पाया जाता है। अब जैसे मध्य प्रदेश है तो इसमें पश्चिमी जोड़ सकते हैं आप लोग कॉन्सेप्ट के आधार पर। गुजरात है, दक्षिण पूर्वी गुजरात में पाया जाता है। महाराष्ट्र का पूरा इलाका जो है काली मिट्टी का ही क्षेत्र है। तो राजस्थान कौन सा? दक्षिण पूर्वी राजस्थान। छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तरी कर्नाटक हो। तो इन सब राज्यों में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अब काली मिट्टी को आप लोग जानते हो कि कौन कौन से फसल के लिए उपयोगी है? बेसिकली कपास के लिए, मूंगफली के लिए, गन्ना भी इसमें उगाया जाता है ना। इसके अलावा चावल, गेहूं तो खैर कॉमन है। तो ये सब का सब काली मिट्टी में पाया जाता है। और इस मिट्टी में जो पोषक तत्व है वो लोहा है, मतलब आयरन, चूना, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसमें भी ह्यूमस की कमी होती है, जीवांश की कमी होती है। ठीक है, तो लोहा, चूना, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। और ये बीपीएससी के लिए अच्छा सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। आप लोग इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसको 2-3 बार लिख भी लीजिएगा। जैसे इसमें फास्फोरस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि फास्फोरस की कमी है। अब अंतर क्या हुआ? जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी हो गया। ठीक वैसे ही यहाँ भी वही कमी हो गया। नाइट्रोजन यहाँ पे नहीं है, फास्फोरस नहीं है, ह्यूमस नहीं है। उसमें पोटेशियम, चूना है, इसमें लोहा की भी अधिकता हो गया। तो जलोढ़ और काली में क्या डिफरेंस रहा कि जलोढ़ में लोहा नहीं है, काली मिट्टी में लोहा है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम की प्रचुरता है, क्योंकि इसका निर्माण है बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से हो रहा है। कपास, मूंगफली, सोयाबीन, तिलहन, दलहन, गेहूं, चावल, ये सब जो है इस मिट्टी में उगाया जाता है। लेकिन सवाल पूछा जाएगा कपास का, सवाल हो जाएगा मूंगफली का, सवाल हो जाएगा गन्ना का, ये सब किस मिट्टी में प्रधान रूप से उगाया जाता है। जैसे सवाल पूछे कि महाराष्ट्र में गन्ना किस मिट्टी में उगाया जाता है? जलोढ़, काली, लाल, पीली, लैटराइट, काली मिट्टी है। तो वैसे ही राज्यों का पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक राज्य है, उसमें अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जा रही है, उस मिट्टी में कुछ विशेष प्रकार की फसल ली जा रही है। जैसे बिहार में गन्ना किस मिट्टी में उगाया जाता है? नहीं, बिहार में किस मिट्टी में होता है? यहां पे भी वही मिट्टी जिसमें चूना की मात्रा अधिकता होती है, जिसको टेरा रोसा हम लोग कहते हैं, समझ गए? तो उस मिट्टी में गन्ना का उत्पादन होता है। जलोढ़ मिट्टी में दरअसल चावल ज्यादा होता है, बिहार में गेहूं ज्यादा होता है। उगा ले रहे हैं लोग, इसी कारण वहां पे जो जल स्तर है वो काफी नीचे चला जाता है, जलोढ़ मिट्टी में ही। तो जलोढ़ मिट्टी का ही है, तो अच्छा है। एक बिहार का एक मिट्टी है, मैं क्या उसका नाम है, जिसमें चूना बहुत ज्यादा है, लोकल नाम है उसका, नाम भूल रहे हैं, नाम आपको कल बता देंगे। तो उस मिट्टी में बिहार में गन्ना बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी बेसिकली क्या है ना कि अब जैसे गन्ना क्या है, सालों भर में तैयार होता है, 1 साल में तैयार होता है ना, 1 साल में गन्ना तैयार होता है। और बिहार में कोई क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है तो उसको नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि गन्ना के कारण वो चावल नहीं उगा पाएगा किसान, है ना, धान नहीं उगा पाएगा, ना ही गेहूं उगा पाएगा। हाँ, गन्ना पाया जाता था, अब ना के बराबर हो गया है, अब चावल। तो यही मेरा भी कहना है, जैसे जलोढ़ मिट्टी है तो इसका अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। अब गन्ना के कारण उस क्षेत्र की मिट्टी मान लीजिए काफी उपजाऊ है,
तो साल भर में ना 3 फसल का नुकसान होगा, है ना। तो इसी कारण किसानों को फायदा गन्ना उगाने में नहीं है। जब मान लीजिए गन्ना तैयार कर लिए, खूब बढ़िया हो गया, तो उसको बेचेंगे कहाँ पे, भेजना पड़ेगा ना। चीनी चीनी का जो उद्योग यहाँ पे है ही नहीं, तो मान लीजिए कि यहाँ से भेजेंगे यूपी, तो उसमें गन्ना का रस सूखेगा, वो सूखते जाएगा, भंडारण भी तो नहीं है किसानों के पास। हाँ, उगा लेते होंगे, उगाने को कुछ भी उगा सकते हैं, उगाने को आप सेब अंगूर भी उगा सकते हैं, लेकिन जो जिस मिट्टी का जो विशेषता है, उस विशेषता के आधार पे जो जलोढ़ मिट्टी, उसमें धान की खेती अच्छी होती है, गेहूं की खेती अच्छी होती है, और इन दोनों के बीच में मिट्टी में पोषक तत्व हो जाए तो नाइट्रोजनी फसली लगा देते हैं, जैसे मटर हो गया, है ना, चना हो गया, वो लगा दिया था ताकि इसका जो पोषक तत्व है वो उसमें बना रहे। तो ये खेती का फसल चक्र हम लोग अपना लेते हैं, उगाने को कुछ भी उगाया जा सकता है। ये सब कहाँ से आ रहा है, दुनिया भर का जो मिल रहा है बाजार में, जैसे बीन्स है, ये कहाँ से आ रहा है, सब आसपास ही होता होगा, यानी कि उस मिट्टी में अब नया नया फसल भी लगाया जा रहा है। तो इतना याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी का अगर संक्षेप में वितरण हम बता दें, काली मिट्टी निर्माण प्रक्रिया आप लोग जान गए। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से उसी जगह पे होता है। तो अक्षेत्रीय हो गया, क्षेत्रीय हो गया, क्षेत्रीय मिट्टी हो गया ये काली मिट्टी। निर्माण की प्रक्रिया, इसका वितरण, इसका वितरण कहाँ कहाँ पे हो गया, पूरा का पूरा दक्कन बेल्ट हो गया, हाँ, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। उसके बाद इसमें पोषक तत्व, पोषक तत्व, अब इसमें पोषक तत्व क्या है, लोहा है, मैग्नीशियम है, चूना है ना। उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, किसमें भी कमी है, तो पोषक तत्व हो गया। उसके बाद इसका आर्थिक महत्व क्या हो गया, आर्थिक महत्व में फसल बता देंगे। बेसिकली भारत का कपास का बेल्ट यही है, भारत का कपास इसमें सर्वाधिक होता है, इसी कारण से इसका नाम कपासी मिट्टी भी है। इसके अलावा जो गन्ना हो जाता है ना, गन्ना। उसके बाद क्या हो गया, मूंगफली, हाँ, मूंगफली हो गया। बाकी दलहन तिलहन तो कॉमन हो गया, है ना। तो ये तमाम आर्थिक हो गया, ठीक है। तीसरा हो जाता है लाल और पीली मिट्टी। तो जो हम भारत की संरचना आप लोग को बता रहे थे कि पृथ्वी का वो हिस्सा जो सबसे पहले ठंडा हुआ, जहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई गई, यानी कि ग्रेनाइट और नीस जहाँ पे चट्टान पाई गई है, ग्रेनाइट, नीस। तो इन चट्टानों के टूटने फूटने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वह मिट्टी लाल मिट्टी है। और लाल मिट्टी में जब जल की अधिकता हो जाती है तो हल्का रंग पीला हो जाता है। इसी कारण से इस प्रकार की मिट्टी को लाल और पीली मिट्टी कहा जाता है। पीली मिट्टी कोई अलग से पीला मिट्टी नहीं है, लाल मिट्टी में ही अगर जल भरा रहता है तो पीला दिखाई देता है, लाल और पीली मिट्टी, तो वो ध्यान रखिएगा। तो इस मिट्टी का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से, अर्थात ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसका विस्तार वो सब क्षेत्र है जहाँ पे हम आपको आर्कियन क्रम की चट्टान पढ़ाते जाए, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो जाए, चाहे वो कर्नाटक हो जाए, चाहे केरल का पश्चिमी भाग हो जाए, महाराष्ट्र हो जाए, उड़ीसा हो जाए, जो छोटा नागपुर का पठार है वो हो जाएगा, बुंदेलखंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन सब क्षेत्रों में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसी आर्कियन बेल्ट के क्षेत्रों को याद रखिए, आर्कियन क्षेत्रों को याद रखिए। अब आर्कियन कहने का मतलब ग्रेनाइट और नीस चट्टान जहाँ पे हो गया, इसका मतलब आप लोग नदी घाटी को छाट दीजिए, दक्कन को छाट दीजिए, समझ पा रहे हैं, दक्कन को छाट दीजिए, तो वो जो विस्तार आएगा आपको वो सब का सब ग्रेनाइटिक संरचना हो जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे, ये पूर्वी ढाल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग की बात करें तो वहाँ पे लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। वहाँ पे जो इलाका है वो जलवायु से प्रभावित है, जलवायु से प्रभावित है। और जलवायु का दो प्रमुख तत्व है, एक तापमान है और दूसरा वर्षा है। तो पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पर पे ज़्यादा बारिश होती है, इस कारण से यहाँ पे जो मृदा है वो विशेष प्रकार की मृदा हो जाती है ना। अभी हम आएंगे उसमें, जिसमें दिखाई देगा कि ऊपरी भाग में लोहा और एल्युमिनियम का अंश ज़्यादा पाया जाता है। तो लाल और पीली मिट्टी का विस्तार उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ पे ग्रेनाइट चट्टानों की, नीस चट्टानों की प्रधानता है या आर्कियन चट्टानों की प्रधानता है। यह मिट्टी भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात इत्यादि राज्यों में पाया जाता है, ठीक है। अब है कि इसका एक और जो विशेष क्षेत्र हो गया,
पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल। कहने का मतलब ये हो कि भारत का कुछ विशेष क्षेत्र, जैसे दक्कन क्षेत्र हो गया काली मिट्टी, मालवा क्षेत्र हो गया काली मिट्टी, बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया ये लाल और पीली मिट्टी। ठीक वैसे ही पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल लाल और पीली मिट्टी। अब जैसे डिफरेंट टाइप का हो गया, यानी राजस्थान का डिफरेंट टाइप हो गया, डेल्टाई भाग डिफरेंट टाइप हो गया, तो ये पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल जो है वो लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र है। और यह देश में पाई जाने वाली दूसरी सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाली मिट्टी है। किसके बाद? जलोढ़ के बाद। ध्यान ये रखना है कि जलोढ़ के बाद काली नहीं है। अगर क्रम सजाने को दे दे तो जलोढ़ मिट्टी के बाद लाल और पीली, और इसके बाद फिर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? भारत के सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी का नाम जलोढ़ मिट्टी हो गया, दूसरा लाल और पीली मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी। तो ये भी विस्तार के रूप में आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया ये वाला? ठीक। अब इसमें फसल क्या आएगा? फसल लाल और पीली मिट्टी में तंबाकू, बाजरा, तिलहन, गेहूं इत्यादि। इसमें गन्ना भी होता है तमिलनाडु में। लाल और पीली मिट्टी में थोड़ा बहुत गन्ना का भी उत्पादन कर लिया जाता है। और तंबाकू, बाजरा यानी कि मोटा अनाज आप कह सकते हैं, मोटे अनाजों की खेती की जाती है। अब मोटे अनाज में ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, और भी दुनिया भर का होगा। इसके अलावा तिलहन को जरूर से आप ध्यान रखेंगे, तिलहन भी इसमें उगा लिया जाता है। और लोहे का अंश सबसे अधिक होता है, क्योंकि ये ग्रेनाइटिक चट्टानों के टूटने फूटने से हो रही है ना, तो उसमें फेरस ज़्यादा होता है, तभी तो इसका रंग लाल है। इसका रंग लाल है। लिख लिए सब लोग? तो इसका सिंपल व्याख्या क्या हो जाएगा लाल और पीली मिट्टी का? जब हम लाल और पीली मिट्टी का वर्णन करते हैं तो आप लोग इसको जलोढ़ और काली से तुलना करके देखिएगा। लाल और पीली मिट्टी का निर्माण कैसे हो रहा है? ग्रेनाइटिक चट्टानों के टूटने फूटने से हो रहा है। इसके अलावा आप लोग दोनों का ध्यान कीजिए, काली मिट्टी का और जलोढ़ मिट्टी का। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से हो रहा है। जलोढ़ मिट्टी कैसे बन रही है? नदियों के जमाव क्रिया के कारण, मतलब वो जो मलबा लेकर के आ रही है वो जमाव कर रही है। तो लाल और पीली मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइटिक चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। ठीक है। इसका विस्तार भारत में वह सब क्षेत्र है जहां पे आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे कर्नाटक, जैसे आंध्र प्रदेश, जैसे महाराष्ट्र। ठीक है। इसके बाद इस मिट्टी में लोहे का अंश अधिक होता है। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें ह्यूमस यानी कि जीवांश की इसमें भी कमी है। भारत की सब मिट्टी में ह्यूमस की कमी है। कोई ऐसी मिट्टी नहीं है जिसमें, कुछ मिट्टी में आपको ह्यूमस दिखाई देगा लेकिन वो अधूरा है, उसको अनअपघटित कहते हैं, पूरी तरीके से अपघटन नहीं रहता है। तो उसमें मतलब भारत के सभी मिट्टियों में ह्यूमस जो है वो नहीं मिलता है। दलदली में तो और नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पानी रहेगा, इस कारण से वो अपना पूरा का पूरा विघटन ही नहीं कर पाएगा। लाल पीली मिट्टी को ध्यान रखिएगा। अब इस मिट्टी में इसका जो आर्थिक महत्व है तो बता दीजिए। जैसे गेहूं उगा लिया जाता है, मोटे अनाजों की खेती ज़्यादा की जाती है, दलहन की खेती की जाती है ना, कुछ तिलहन भी लिख दीजिएगा, तंबाकू, बाजरा कर देंगे। अब लैटेराइट मिट्टी, ये विशेष प्रकार की मिट्टी हो गई। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण उस क्षेत्र में होता है जहाँ पे भारी वर्षा और तापमान जो है वो ज़्यादा रहता है, यानी कि अल्टरनेट होता है। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे क्रमशः तापमान ज़्यादा रहे और उसके बाद फिर वर्षा हो जाए। ताप अधिक है लेकिन वर्षा भी क्रमिक रूप से आते जाता है। इस कारण उस क्षेत्र में लोहा, एल्यूमिनियम और पोटास ऊपरी सतह में बच जाता है, और जितना भी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, चूना है, वो रिस करके मिट्टी के निचले हिस्से में चला जाता है। इस कारण से वो कमी इन सब पोषक तत्वों की हो जाती है। तो जो लैटेराइट मिट्टी है इसका जो क्षेत्र हो जाता है, आप देखें तो पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल हो जाता है। सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट, इसके अलावा मेघालय का जो इलाका है वो, तो लैटेराइट मिट्टी, ये हल्का पिंक आपको दिख रहा है, तो पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल जहाँ पे भारी बारिश होती है उन क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार होता है। कुछ लैटेराइट आपको उड़ीसा में भी दिखाई दे देगा। बेसिकली दो पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है, एक मेघालय में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल में कौन सा मिट्टी पाई जाती है, तो वो लैटेराइट मिट्टी पाया जाता है। ये एकदम ध्यान रखेंगे, ये 1 नंबर का और ये 2 नंबर का, यहाँ से आने की संभावना सवाल ज़्यादा रहती है। अब इसे लैटेराइट ये सब है, लेकिन ये सब गौण क्षेत्र है। एक हो जाता है मेन रीजन और दूसरा हो जाता है
गौण क्षेत्र, गौण क्षेत्र। अब जैसे ये क्षेत्र है, कोई विशेष या ये क्षेत्र नहीं है, कोई विशेष क्षेत्र नहीं है। मालवा का पूछा जाएगा तो मालवा पे काली मिट्टी का विस्तार ज्यादा पाया जाता है ना। तो जो इसका मेन रीजन है वो मेघालय का पठार हो जाता है, और दूसरा पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, जहां पर लैटेराइट मिट्टी की अधिकता होती है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसी से सवाल आ रहा है, जलोढ़ और काली लाल से नहीं आता है। अभी तक सवाल देखेंगे तो इसमें सवाल बना ही नहीं है। इतना ईयर हो गया है, एक आध सवाल हो सकता है कि अलग अलग एग्जाम में बना हो। वो ये हो सकता है कि किस मिट्टी का निर्माण क्रमिक रूप से तापमान और वर्षा के अधिकता से होता है, वो लैटेराइट मिट्टी है। अभी सवाल भी करवाने वाले हैं आप लोगों का। तो इस प्रकार की मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी भारत। तो यहाँ पे मेघालय का नाम लिख लेंगे, उत्तर पूर्वी भारत और केरल, ये दो सबसे ज्यादा लैटेराइट मिट्टी वाले राज्य हैं। इसके अलावा गौण रूप से आप कह दें तो आप लोग देखिए कि अरावली के पूर्वी भाग में थोड़ा बहुत पाया जाता है, कर्नाटक, तमिलनाडु में बहुत कम क्षेत्रों में पाया जाता है। तो मेजर और माइनर दोनों राज्यों के आप नाम को आप ध्यान रखिएगा। अब पोषक तत्व की बात हो गई, तो पोषक तत्व लोहा, एल्युमिनियम, पोटास की अधिकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, ह्यूमस इत्यादि की इसमें कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। तो ये मिट्टी, अब इसमें आर्थिक महत्व या कृषि के दृष्टिकोण से ये कैसी मिट्टी है, तो इसमें क्या होता है, काजू, भारत का काजू किस मिट्टी में उगाया जाता है, तो लैटेराइट है ना। एक है टोपाइका या कुछ ऐसा ही करके है, वो भी उगाया जाता है टोपाइका करके। तो मोटे अनाज की खेती की जाती है, चाय का, कॉफी का, रबर का, सिनकोना नहीं, ये वृक्ष है। तो चाय, कॉफी और रबर, या चाय कहवा ही लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें कह सकते हैं कि मसालों की भी खेती इसी मिट्टी पे की जाती है। भारत में मसाला जो उगाया जाता है, जैसे काली मिर्च हो गया है ना, वो सब का सब लैटेराइट मिट्टी का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, काजू इसी मिट्टी में उगाया जाता है, कहाँ पे, केरल में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। मोटे अनाजों की खेती की जाती है, चाय, कॉफी इत्यादि की खेती की जाती है। ठीक है, अब आइए शुष्क मृदा। अब ये सब गौण मृदा हो गया। चार मेजर मिट्टी का नाम हम बताए थे, कौन कौन सा, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जलोढ़, एलुवियल सॉयल, दूसरा ब्लैक सॉयल, काली मिट्टी, तीसरा रेड एंड येलो यानी कि लाल और पीली, और चौथा लैटेराइट। इसका आप लोग भारत में विशेष क्षेत्र में देख रहे थे। तो ये चार मिट्टी मुख्य मिट्टी होगी जहां से सवाल आने की संभावना सबसे ज्यादा है, और इसमें भी भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ है, सेकंड पे लाल और पीली मिट्टी है, थर्ड पे काली मिट्टी और फोर्थ पे लैटेराइट मिट्टी है। ये भी पूछा जा सकता है, क्रम लगाने के लिए दे सकता है कि आप इसको भारत में क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में बताइए, कौन ज्यादा है कौन कम में है। उसके बाद शुष्क मृदा। तो शुष्क मृदा कहने का तात्पर्य क्या हो गया, ये वो क्षेत्र में पाई जाएगी जो पूरा का पूरा सूखा इलाका है। आंख बंद करके बताइए कौन सा इलाका हो सकता है, राजस्थान। ठीक है, और इसमें सामान्य प्रकार का फास्फोरस खेती क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे थोड़ी बहुत उपजाऊ भूमि होगी वहाँ पे मोटा अनाज उगाया जाएगा, जैसे ज्वार बाजरा उगाया जाता है राजस्थान में। तो शुष्क मृदा या मरु मृदा शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में बनती है। यह मिट्टी मुख्यतः मरुस्थलों में प्रमुख रूप से पाई जाती है, और इसमें सामान्य मात्रा में फास्फोरस होता है। इसका मतलब नाइट्रोजन, चूना, पोटास इन सब का कमी है, ह्यूमस तो है ही नहीं इसमें। तो शुष्क मृदा का जो क्षेत्र है वो भारत में राजस्थान का पश्चिमी भाग हो जाएगा। ठीक है, शुष्क मृदा जो पीला वाला है, शुष्क मृदा जो भारत में पीला वाला क्षेत्र है वो पूरा का पूरा शुष्क मृदा का क्षेत्र है। ठीक है, इस समय इस क्षेत्र में भी बारिश हो रही है, हल्का हल्का बारिश यहाँ पे, मतलब 20 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो जा रही है। नहर को अभी हम इसमें वर्णन करने में सही इसलिए नहीं है क्योंकि आप नहर को राज्य नहीं बता सकते हैं, समझ गए। आप इस क्षेत्र में सिंचाई के बारे में जब लिखिएगा तो नहर की चर्चा कर दीजिए, मिट्टी का जब वर्णन होगा तो नहर भर की चर्चा मत कीजिएगा। ठीक है नहर, लेकिन नहर वो दूसरे संदर्भ में उसका इस्तेमाल होगा। तो
इस भाग में कौन सी मृदा है भारत में? एरिड सॉइल है, यानी कि शुष्क मृदा है। ठीक है, अब बाकी खेती वेती इसमें कुछ है ही नहीं, कोई खास खेती नहीं होता है। मोटा अनाज कह सकते हैं, बाजरा, ज्वार, रागी इत्यादि होता है। तो शुष्क मृदा तो बहुत आसान हो गया। एक मिट्टी हो गया नमकीन मिट्टी हो गया या फिर क्षारीय भूमि हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया पर्वतीय मिट्टी, जहाँ पर्वत है वहाँ मिट्टी है। और एक हो गया दलदल में पीट मृदा या जैविक मिट्टी। मतलब इतना ये कम क्षेत्र है कि एनसीईआरटी अपने मानचित्र में इसको जगह भी नहीं दी है। वन मृदा का दी है, पर्वतीय मिट्टी का दी है, लेकिन जो पर्वतीय मिट्टी है वो साउथ इंडिया में भी पाया जाएगा जहाँ पे पर्वत है, जैसे पश्चिमी घाट पर्वत हो गया, पूर्वी घाट हो गया, नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई हो गया, है ना। या भारत में सतपुड़ा महादेव पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। यहाँ पे देखिए हिमालयन रीजन है, यहाँ पे भी पर्वतीय मिट्टी है। लेकिन बाकी जो है यानी कि मतलब दलदली मिट्टी का चर्चा नहीं किया है इसमें ना। दलदली मृदा शुष्क मृदा का है, ये वाला है। तो 1 2 3 4 5 6 दो मिट्टी के बारे में नहीं दिया है, दोनों यानी कि बहुत कम उपयोगी है। ठीक है, देखिए क्षारीय मिट्टी क्या हो गया, नाम से क्या पता चलता है? नमकीन मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, ये वो वहां पे पाया जाएगा जहां पे तापमान ज्यादा हो, तापमान अधिक हो और जल निकासी की सुविधा नहीं हो। जैसे लूनी नदी बह रही है, कच्छ के रन में जाकर के अपना पानी समाप्त कर दे रही है, तो लूनी नदी के आगे कौन सी मिट्टी का निर्माण होगा? वहां पे नमकीन हो जाएगा, क्षारीय मिट्टी, नमकीन मृदा। कहने का अर्थ हो गया कि इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां पे जल निकासी की सुविधा नहीं होती है और तापमान अधिक होता है ना। इस कारण से वहां जो जल तापमान अधिक होगा तो जल वाष्प बन के उड़ जाएगा, उसके बाद वहां पे नमकीन परत का विस्तार हो जाएगा। तो शुष्क जलवायु और जल से घिरे क्षेत्रों में होता है, जैसे कच्छ का रण हो गया, कच्छ का रण हो गया, वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? नमकीन। वहां पर दलदली मिट्टी भी पाई जाएगी, लेकिन उन इलाकों में जहां पे तापमान अधिक है, और तापमान अधिक है तो इसका वाष्पीकरण हो रहा है, इस कारण से उसमें नमक की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो वो नमकीन मिट्टी कहलाएगी या क्षारीय मिट्टी कहलाएगी। तो ऊसर मृदा इसी को कहते हैं, इसी का एक नाम रे हो जाता है, इसी का एक नाम कल्लर भी हो जाता है। ठीक है, आप लोग नाम सुनेंगे रेह, कल्लर या फिर ऊसर मृदा। तो ये वो मिट्टी है जहां पे तापमान की अधिकता के कारण जो जल है वो वाष्प बन करके उड़ जाता है, और इस कारण मिट्टी की ऊपरी सतह पर एक नमकीन परत बिछ जाती है। इस कारण इस मिट्टी को हम लोग नमकीन मिट्टी कहते हैं। और इस मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की सलाह अधिक होती है मात्रा, और इसमें जिप्सम, मतलब इसको उपजाऊ बनाना है, अगर वहां पे कुछ खेती करना है तो जिप्सम डालिए। इस प्रकार की मिट्टी पंजाब के दलदली इलाकों में भी पाई जाती है, पंजाब में भी पाया जाता है, हरियाणा में भी पाया जाता है। एक सवाल पूछा गया था यूपीपीएससी में कि पंजाब का वह क्षेत्र जो नमकीन मिट्टी का क्षेत्र है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका हम इस्तेमाल करेंगे? तो जिप्सम का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर हो पा रहा है ये वाला मिट्टी? ठीक है, तो नमकीन मिट्टी का आप लोग चाहे तो लिखिएगा कि छोड़ दीजिएगा, ये वाला पीपीटी से समझ जाएंगे आप लोग, क्योंकि इसमें तो तापमान की चर्चा की नहीं गई है। तो ताप के कारण क्या होगा? ये जल वाष्प बन के उड़ जाएगा, और इस कारण मिट्टी की ऊपरी सतह पे नमक की एक परत बिछ जाती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये नमकीन मिट्टी हो गया। उसके बाद पर्वतीय, ये बहुत आसान है। पर्वत का जो क्षेत्र हो गया, पर्वत का जो क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में पर्वतों के ऊपर जो वृक्ष होता है उसका जो पत्ता वगैरह गिरता है, जो सड़ेगा गलेगा तो मिट्टी का एक और पतला लेयर जम जाता है। तो इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, और इसमें जीवांश की मात्रा अधिक होती है। लेकिन ये जो जीवांश है वो सड़ा गला, मतलब बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं होता है, यानी कि इसमें अपघटन नहीं होता है, अपघटन नहीं होता। इस कारण से यह उतना फर्टाइल लैंड नहीं होता है, और इसमें फास्फोरस, पोटास और चूने की कमी होती है। ठीक वैसे से जलोढ़ मिट्टी में आप लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस उसमें कम होता है, पोटास, चूने की अधिकता होती है, यहाँ पे क्या है? कमी होती है। ठीक है, तो दोनों मिट्टी में अंतर आ गया।
कंकड़ और पत्थर की मात्रा अधिक, स्वाभाविक है कि पर्वतीय क्षेत्रों में चट्टान पाया जाएगा तो कंकड़ पत्थर ज्यादा हो जाएगा। और इसमें बागानी कृषि, ऑब्वियसली आप कश्मीर को देखिए, वहां क्या उगाया जा रहा है, सेव, बादाम, बादाम, बादाम मतलब मूंगफली नहीं, कागजी वाला आलमंड, तो ये बादाम ज्यादा उगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पर्वतीय मिट्टी का चाहे तो आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं कि यह वह मिट्टी है जो पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में, अब पर्वतीय क्षेत्र में कैसे पाया जाएगा, पर्वतीय क्षेत्र में कैसे, तो जितना भी वनस्पति है उसका अवशेष है, उसके अवशेषों के सड़ने गलने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पतियों के अवशेषों के सड़ने गलने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें फास्फोरस, पोटास और ये सब याद कीजिएगा, ये सब भूल जाने वाला चीज है क्योंकि हम दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल कम करते हैं। तो फास्फोरस, पोटास और चूने की कमी होती है। कंकड़ पत्थर तो ठीक है, बागानी कृषि की इसमें अधिकता होती है। अब पीट मिट्टी, पीट यानी कि दलदल वाला क्षेत्र, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में। तापमान की चर्चा यहाँ पे नहीं है, यानी कि बिहार के उत्तरी भाग में आप लोग भाभर तराई पढ़ रहे थे, तराई, भाभर प्रदेश की विलुप्त नदी कहाँ पे निकल जा रही है, तराई क्षेत्रों में निकल जा रही है। अब भाभर प्रदेश की जो विलुप्त नदी तराई क्षेत्र में निकल रही है तो वहां पे दलदल का निर्माण हो जा रहा है, वहां पे दलदल का निर्माण हो जा रहा है। तो इस प्रकार की जो मिट्टी है पीट मिट्टी, वो बिहार के उत्तरी भाग में, उत्तराखंड के दक्षिण में, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, तमिलनाडु और केरल वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो पीट मिट्टी, जैविक मिट्टी या दलदली मिट्टी, ये तीनों एक ही मिट्टी है। ये उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पे भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता होती है। ठीक है, और इस प्रकार की मिट्टी का वितरण जो है ये है। और इसका आर्थिक महत्व क्या है, इसका आर्थिक महत्व उन क्षेत्रों के लिए अधिक है जहां पे इसको उपजाऊ बना लिया गया है। कई जगह क्या है कि मिट्टी की एक और परत बनाई गई है और मिट्टी की एक और मतलब एक जैसे बाहर से मिट्टी ला करके बिछा दिया गया है और इस कारण से उसको थोड़ा सा उपजाऊ बना दिया गया है ना। तो ये भी कम महत्व का ही है, लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा। ये कहाँ पाई जाएगी, तो दलदली क्षेत्र में पाया जाएगा, दलदली क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार होता है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आप लोग 8 मिट्टी का प्रकार पढ़ लिए। अब देखिए सवाल जो पूछा गया है, दिखाते हैं कैसा कैसा पूछा गया है। सवाल पूछा गया, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा गया है। क्या उत्तर होना चाहिए, काली मिट्टी हो गया। तो कपास की काली मिट्टी कहे या काली मिट्टी कहे, रेगर मिट्टी कहे, रेगुड़ मिट्टी कहे, बात एक ही है। तो ऐसा सवाल बहुत आसान पूछा गया है, स्वतः कृषि योग्य मिट्टी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सूख जाने पर इसमें दरार उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, देखिए काली मिट्टी क्या है ना कि बैसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है, बैसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से बनती। तो जो मिट्टी का कण एकदम बारीक हो जाता है, यानी कि काली मिट्टी में अगर जल की मात्रा अधिक हो जाए, ठीक है, जल की मात्रा अधिक हो जाए तो वो थोड़ा सूखने में टाइम लगता है, यानी कि इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है क्योंकि बारीक कण है, पानी गया तो भीतर जा ही नहीं रहा है और भीतर चला गया तो जल्दी सूख ही नहीं रहा है, तो इसकी जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है। इस कारण से इस मिट्टी का धीरे धीरे क्या होता है कि ऊपरी से नीचे की ओर हम जाएंगे तो क्रमशः जो नमी की मात्रा है वो अधिक होते जाएगी। ऊपर में क्या है, नमी कम हो गया, इतना ना बारीक कण है कि ऊपर सूखा दिखाई दे रहा है, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा खोदेंगे तो गीला दिखाई देगा। ठीक है, तो इस मिट्टी में नमी की मात्रा क्रमशः अंदर की ओर अधिक होते जाती है। यही कारण है कि जब ऊपर वाला हिस्सा सूखेगा ना तो चौड़ा चौड़ा दरार उत्पन्न हो जाता है, चौड़ा चौड़ा दरार उत्पन्न हो जाता है। तो इस क्या हुआ है, हाँ तो राइस तो होगा ही, राइस हो सकता है, राइस तो होता ही है। फ्लिपकार्ट पर देखिए सर्च करके महाराष्ट्र का राइस, उसमें लिखा मिलेगा आपको। फ्लिपकार्ट पे सारा अवेलेबल है, अमेजन पे तमिलनाडु तक का चावल मिल रहा है।
नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, रेगर मिट्टी सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, झारखंड में। लेकिन रेगर मिट्टी आंध्र प्रदेश में भी है, थोड़ा बहुत है, तमिलनाडु में भी है, थोड़ा बहुत झारखंड में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और बहुत सिंपल सिंपल सवाल पूछा गया है। अब इसी को हिंदी में रेगुर कह देता है। अब कथन और कारण है, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्या उत्तर होना चाहिए? काली मिट्टी में ए सही है, आर सही नहीं है। आर इसलिए सही नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की काली मिट्टी में कमी पाई जाती है, और भारत की हर मिट्टी में जैव पदार्थ नहीं है, कमी है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, किंतु आर गलत है ना। ठीक है, इसीलिए भ्रम पैदा करने के लिए देता है। अब आप लोग यहाँ पे आठों मिट्टी, एक तो मिट्टी का दे ही दिया है, सातों मिट्टी को फिट कर दीजिए। सवाल पूछा है कौन कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। अब जैसे लाल और लैटेराइट कहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपको उसमें लोहा का अंश ज्यादा दिखाई देगा, है ना, उसको ध्यान रखेंगे। मिट्टी का यही वाला जो हिस्सा है आपको याद करना पड़ेगा, लिख लिख करके या कोड बना करके, पोषक तत्व वाला ही, नहीं तो उसमें भारी कंफ्यूजन हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक, ये बहुत कठिन सवाल है, बहुत आसान हो गया, रेगर मिट्टी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार का तो सवाल घटना चक्र आप लोग देखिए ना, अभी ओपन करके देखिए, कुछ और सवाल है तो बताइए। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है? जलोढ़, लैटेराइट, लाल और रेगुर। तो बेसाल्ट है। अगर यहां पे ग्रेनाइट होता तो, ग्रेनाइट तो लाल मिट्टी है ना, ग्रेनाइट रहता तो लाल मिट्टी। हालांकि लैटराइट भी उसी में हुआ है, लैटराइट भी ग्रेनाइटिक संरचना में ही है, लेकिन उसका कंडीशन ताप और वर्षा की अधिकता है, खूब भारी बारिश हो रहा है, इस कारण से उसका पोषक तत्व ही नीचे चला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। ये एमपी का सवाल है, मध्य प्रदेश पीसीएस का सवाल है, जैसे बिहार का पूछा जाएगा। मान लीजिए बिहार पीसीएस का है, तो बिहार पीसीएस में बहुत होगा तो छोटा नागपुर दे सकता है, अदरवाइज पूछेगा कि इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है ना। तो मालवा का पठार काली मिट्टी हो गया। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी मिलती है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में या फिर महाराष्ट्र में। लैटेराइट मिट्टी मिलती है इन सब में, तो महाराष्ट्र ही होगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें वर्षा ज्यादा है तुलनात्मक रूप से ना, वर्षा तुलनात्मक ज्यादा है, तो महाराष्ट्र का पूरा दक्षिणी इलाका इसी यही मिट्टी है ना। महाराष्ट्र और केरल में 10 दिन का अंतर है मानसून को पहुंचने में। ठीक है, 10 दिन कम, बारिश तो होती है खास करके साउथ महाराष्ट्र में। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। निम्नलिखित कथनों में से कौन लैटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? सही नहीं है, वे आर्द्र प्रदेशों की मिट्टियां हैं, वे बहुत ही अपक्षालित, अपक्षालित मतलब जो पोषक तत्व वो नीचे चली जाती है, उनकी उर्वरता कम होती है, चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैसे? अभी तो बता रहे हैं कि इतनी ना बारिश हो रही है कि जितना भी ऊपर का पोषक तत्व वो नीचे चला जा रहा है, यानी कि चूना तो बारीक होगा, चूना का जो कण है, आप चूना को रखिए, उसमें पानी डालिए, वो बह जाता है। चूना क्या है? बह नहीं जाएगा। आप लोग चूना पे एक गिलास पानी डाल के देखिए, है ना, तो उसमें प्रचुर मात्रा में न हो करके वो नीचे चला जाता है। अपक्षालन की जो क्रिया होती है वो वही क्रिया होती है कि जो पोषक तत्व है वो मिट्टी में क्रमशः नीचे चला जाता है पानी की वजह से, है ना। तो कौन लैटेराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? ऑप्शन डी। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट में दिक्कत है? ठीक है, 9 नंबर का सवाल है, भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लैटेराइट का, ये साधारणतः लाल रंग की होती है, नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं, इनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। ऑप्शन 1 2 3 2 3 4 1 4 2 3। देखिए पहला क्या हो जाएगा ना कि ये सही है, लाल रंग की होती है। ठीक है, नाइट्रोजन और पोटास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो मिट्टी के निचले संस्तर में, निचले लेयर में चली जा रही हैं, इस कारण से यहाँ पे ये नहीं होगा।
यहाँ पे चूना भी रहता तो भी क्या है कि भारी बारिश से उसका जो है निचले लेयर में चला जाना है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा ये नहीं है, अगर इसी में केरल रहता तो ये सही हो जाता। तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास नहीं हुआ है, और बाकी टैपियोका और काजू से पकड़ में आ जाएगा कि अच्छी उपज होती है ना। तो ऑप्शन 1 और 4 इसमें सही है। ये यूपीएससी का सवाल है। हाँ बहुत पहले, लेकिन अब भी तो यही ना आएगा, और क्या आएगा, यही सब आएगा। बहुत होगा तो उसमें जोड़ देगा जनसंख्या कहाँ पे सबसे ज्यादा है, यही सब ना जोड़ेगी, और क्या इसमें जोड़ा जा सकता है। या निर्माण पूछा जा सकता है। निर्माण सारा हम आपको बता दिए हैं, हर मिट्टी का निर्माण प्रक्रिया बता दिए हैं, आप लोग उसको ध्यान रखिए। बुक्स में नहीं दिया रहता है लेकिन बहुत आसान है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। अब एक ही शब्द से इसमें पता चल जाएगा, पुराना। भाभर, बांगर, खादर और खोंडोलाइट। अब इसमें क्या है कि मिट्टी कहलाती है, चट्टान नहीं। ठीक है, एक तो भाबर क्या है कि पत्थर का टुकड़ा है, वो पत्थर है, मिट्टी उसको कहेंगे ही नहीं। बांगर पुराना, कछारी, कछारी का मतलब होगा कि नदी के किनारों पे जो मिट्टी जमा होता है ना, कछारी इलाका हो जाता है। किनारे पे जो मिट्टी बनती है, जमा होती है, वो सब कछारी मिट्टी है। तो बांगर हो गया, और पुराना लिखा हुआ मतलब थोड़ा सा दूर होगा तट से, नदी के किनारे थोड़ा दूर दूर होगा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? भारत में सबसे अधिक क्यों है? अब यही तो नया सवाल बनेगा, क्यों है, कारण क्या है? क्योंकि प्रतिवर्ष इसका एक नया लेयर ही बन जा रहा है ना, इसी कारण से सबसे ज्यादा। अब समझ लीजिए जो स्थायी मिट्टी है उसमें एक बार फसल उगा लिया गया है, उसकी पोषकता तो कम हो जाती है ना। अब ये नया है क्योंकि हर बार एक एक लेयर बनते जा रहा है नया मिट्टी, तो इस कारण से यह मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होगी। लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण? ये देखिए बिहार में हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कह देते हैं। बांगर को हम लोग क्या कहते हैं, दोमट कहते हैं। जैसे जहानाबाद वाले लोग दोमट ही मिट्टी तो कहते हैं। कोई है जहानाबाद से? नहीं, तो वहां पे दोमट मिट्टी है। तो मिट्टी का कौन सा कण पाया जाता है? बालू, चिकना, पांसु, सभी, मतलब कणों के आकार में तो सभी प्रकार का जो कण है वो, यही सवाल बीपीएससी का है, ये सवाल बीपीएससी का है। जो दोमट मिट्टी है, दोमट थोड़ा पुराना मिट्टी को कहा जाता है, मतलब बांगर को आप कह दीजिए, तो सभी प्रकार के कण इसमें पाए जाते हैं, है ना। इसका अंग्रेजी टर्म में मालूम चल जाता है कि सैंड, क्ले और मड का नाम दिया है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फसल उगाया जाता है? उर्वरता को बढ़ाने के लिए तो आपको मालूम है कि नाइट्रोजनी फसल उगाया जाता है ना। अब इसमें दाल है, अब दाल में क्या हो गया, उड़द है, मटर रहता, चना रहता, और भी जो दाल रहता है ना। तो उर्वरता चावल से बढ़ेगा नहीं, गेहूं से नहीं बढ़ेगा, गन्ना तो और खींच लेता है पोषक तत्व, तो इसी कारण से इसमें उड़द का इस्तेमाल होता है। क्या आप लोग सलाह दे सकती हैं कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए गन्ना उगा लीजिए, जो भी बचा रहेगा वो भी खींच लेगा, वो खत्म कर देगा वो। हालांकि किसान जानते हैं ये सब चीज। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, ठीक है, वही है, जलोढ़ मिट्टी है। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान है जिप्सम का उपयोग, ठीक है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, ये जो सवाल था उसमें खारा और क्षारीयता है, और ये जो सवाल है वो तेजाबी मिट्टी है, यानी कि अम्ल है ना। अब अम्ल है तो उसमें चूना का इस्तेमाल किया जाता है, तो तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए लाइम का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। जिप्सम का कहाँ पे है? खारा वाले में, यानी कि क्षार वाले में। जहाँ पे क्षार है वहाँ पे जिप्सम मिलाइए, और जहाँ पे अम्ल है वहाँ पे चूना मिलाइए, यही है ना, ठीक है। तो यही सवाल पूछा गया है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, लवण जहां पे नमक है, गुजरात। लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में होगा? नहीं, गुजरात में होगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी फसल को मृदा
में नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। आलू है, सोरघम है, सूरजमुखी है, मटर है, मटर हो जाएगा। अब इसी में ना बीपीएससी क्या करेगी ना कि कूट का इस्तेमाल करेगी, 1 2 3 4। अब मटर रहेगा, उड़द रहेगा, चना रहेगा, जितना भी दलहन हो गया वो सब का सब नाइट्रोजनी ही होता है। मतलब कहने का मतलब कि वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को मिट्टी में वो जमा करेगी, तो ये मटर कर देता है। अन्यथा ऊपर से नाइट्रोजन मिलाइए। कृत्रिम, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। क्षार गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में या फिर उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र, इसका उत्तर लेकिन उत्तर प्रदेश दिया हुआ था, इसका उत्तर उत्तर प्रदेश में दिया हुआ था। सर्वाधिक क्षारीय जो क्षेत्र है, घटना चक्र का ही सवाल है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अब किस एंगल से दिया हमको नहीं समझ में आया, अदरवाइज सर्वाधिक जो क्षार है वो कहाँ पाया जा सकता है, गुजरात में, है ना। भारत में चाय के बागानों के लिए सबसे उपयुक्त है, अम्लीय है, क्षारीय है, जलोढ़ है, रेगुर है। चाय के लिए तो अम्लीय हो जाएगा। चाय के लिए किस प्रकार की मिट्टी का, यानी कि पर्वतीय मिट्टी, और पर्वतीय मिट्टी में क्या है, अम्ल ज्यादा है, उसमें अम्ल ज्यादा है, ठीक है, इस कारण से अम्लीय मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी रहेगी। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है, साइंस वाले इसको अच्छा से बता पाएंगे। 3 4 6 से 7 9 से 10, 6 से 7 है, यानी कि 0 से इधर बढ़ते हैं तो क्या होना चाहिए, अम्ल और क्षार के लिए। अगर 0 से 6 7 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 से कम क्या हो गया, अम्लीय हो गया, 7 से कम अम्लीय हो गया, यानी कि नींबू इसमें आ जाएगा, यही ना, 7 से कम। और जो क्षार हो गया वो 7 से ज़्यादा हो गया। विज्ञान का सवाल या ये सब पीएच वगैरह विज्ञान में पढ़ना ज़्यादा है, तो 6 से 7 आप मान करके चलिए। लैटेराइट मिट्टियों का प्रधान क्षेत्र है। देखिए अभी तक जो सवाल आप लोग देखे हैं ना, उसको खूब बढ़िया सजा करके उसमें जो केमिस्ट्री वाला हिस्सा है, यानी कि उसमें जो पोषक तत्व है उसको थोड़ा सा आप लोग फोकस किए रहिएगा, अदरवाइज जितना हम बता दिए उतना आ जाएगा सवाल। लैटराइट मिट्टियों का प्रधान क्षेत्र है मालाबार, कोरोमंडल, बुंदेलखंड, बघेलखंड। अब इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये नया सवाल आपके लिए है ही नहीं। क्यों, केरल, मालाबार तटीय प्रदेश। तो ये 22 प्रकार का सवाल घटना चक्र में मिट्टी का भारत के भूगोल में दिया हुआ है। कोई दिक्कत आया आप लोगों को, इसमें दिक्कत नहीं आया, ठीक है। नहीं और भी है तो देख लीजिए आप लोग, घटना चक्र में तो इतना ही दिया हुआ था। और भी सवाल क्या आ सकता है, और बिहार विशेष आ सकता है, बीपीएससी में बिहार विशेष आ सकता है। बस, तो बिहार वाला भूगोल में चर्चा कर देंगे इसका भी। कुछ और पूछना है आप लोगों को, 3 मिनट और समय बचा है, नहीं तो हम चलते हैं फिर। कल क्या पढ़ा दे आप लोगों को, नदी करा देते हैं, नदी कराते हैं, नदी 2 दिन चलेगा, नदी पे आने का सवाल ज़्यादा रहता है, तो आपका जो टाइम है वो यूटिलाइज भी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम ज़्यादा है, आप लोग को सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना है। तो नदी पे थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। और आप लोग क्या कीजिएगा कि सिंधु नदी को बढ़िया से कर लें, सिंधु, उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये पहले 3 को खत्म करते हैं। तो क्या नहीं पढ़ना है, इसी को कराते हैं। कराते तो नियमतः जलवायु या वनस्पति कराते, लेकिन करते हैं नदी की शुरुआत, जितना जल्दी हो सके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को खत्म कर देते हैं। बिहार वगैरह ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 3 से 4 दिन में हम खत्म कर देंगे, हो सकता है 2 ही दिन में खत्म कर दें। डेट बहुत नज़दीक ना है, अब आप लोग को इधर उधर दौड़ नहीं लगाना है। 30 सितंबर को पेपर जब होना है, अब हमको तो नहीं लगता आज आरक्षण वाला पे इसका डिसीजन आ गया है ना सुप्रीम कोर्ट का कि हम सितंबर में सुनवाई करेंगे। क्या आया, यही आया है ना। तो आपको क्या लग रहा है कि अब तो रिजर्वेशन मुद्दा रहा नहीं, अब मुद्दा क्या रहा, अलग अलग वैकेंसी का, जो डिपार्टमेंट है वो वैकेंसी बीपीएससी को दे देगी, उस बेस पे वो सीट निकाल देगी। तो अभी तो टाइम है ना 5 या 10 अगस्त तक का, 5 या 10 अगस्त तक टाइम है, उतने समय तक मिल जाएगा। क्या, हाँ पेपर ले लेगी, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चेयरमैन किए तो उसमें तो ये नहीं बोले थे कि डेट बढ़ेगा,
वो बोले थे कि 30 सितंबर को आप लोग तैयार रहिएगा। तो आप लोग, हाँ हाँ, केरल, केरल अभी तो बताए थे इसको। भारत में दो क्षेत्र सबसे ज्यादा है, केरल और मेघालय। अगर विकल्प में केरल नहीं तो मेघालय लगाइए फिर। अभी बताया तुरंत ना। अभी तो हमने बताया कि केरल इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट राज्य हो गया, और दूसरा मेघालय। लेकिन केरल में भी जैसे भरतपुजा पंबा पेरियार नदी है, उसका जो नदी घाटी है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़। आप लेट आए थे, ओ तो लेट आने के कारण आपका ये छूट गया है। तो नदी की घाटी में जो भी मिट्टी पाई जाएगी वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। आज वैसे भी हम 7 मिनट लेट ही आए थे, लेकिन फिर भी आप लोग और लेट कर दिए। तो कल नदी को हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। नदी में आप लोग थोड़ा बहुत उद्गम मुहाना देख लीजिएगा। जो भूलने का रहता है ये उद्गम और मुहाना ही रहता है, बाकी सब हम पढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आपने इतना ज़्यादा